हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर एंड वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अमूमन इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस इस तरह की बनाता नहीं क्योंकि मेरा कंटेंट ये नहीं है, लेकिन क्योंकि हाइप बहुत क्रिएट हो गई है और हर बंदा जो है वो इसमें शामिल है, तो मैंने सोचा मुझे भी इस पे वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों से कंसल्ट किया कि क्या मुझे इस टॉपिक के ऊपर कोई अपना ओपिनियन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इट वाज रियली स्ट्रेंज कि उनमें ऑल ऑफ देम जितने वो लोग थे उन्होंने मना किया, बल्कि मना नहीं किया, उन्होंने बहुत अजीब से रिएक्ट किया कि यार तुम इस वीडियो के ऊपर क्या डिफेंड करना चाहते हो। तो फिर मैं चुप करके बैठ गया और बैठने के बाद सडनली आई थॉट कि मैंने तो ये चैनल इसलिए बनाया था खुद से ये कह के कि इस चैनल के ऊपर वो बातें की जाएंगी जो हमारी सोसाइटी हमें हमारा ओपिनियन शेयर करने नहीं देती, या अगर किसी के पास वो बातें हों करने के लिए तो उसको मौका नहीं दिया जाता कि वो इसके ऊपर कुछ कहें। और फिर मैंने सोचा कि अगर ये चैनल भी मैंने दूसरों की नज़र करना है, दूसरों के मुताबिक चलाना है, दूसरों की मर्ज़ी से बोलना है, तो फिर तो मुझे ये बंद कर देना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। फाइनली जो है मलाला यूसुफजई का, जो अभी तक काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा, शायद हमने पिछले साल या पिछले कुछ महीनों में इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम ने गालियाँ नहीं दी होंगी जितनी ये 3-4 दिन में उन्होंने उनको गालियाँ दे दी। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एज ए नेशन और एज अ सोसाइटी हमारा चीज़ों को लेके, जो कि बहुत एक हमेशा से अलमिया रहा है कि चीज़ों को हम वेरीफाई नहीं करते हैं। कोई भी बंदा आके हमें कोई भी बात बता दे, हम इतने ज़्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं, कोई उसका सोर्स नहीं होता है, ना हमें तौफीक होती है लिटरेचर रिव्यू, रीडिंग और बात की तह तक पहुंचना, बात की जड़ तक पहुंचना। ये तो हमने सीखा ही नहीं है। बस पैदा होते ही हमें एक टीका लगा दिया जाता है, गोली डाल के उसमें घोल के पिला दिया जाता है और वो पी के हम सो जाते हैं, और सडनली हमारी 60-70 बाद आँख खुलती है और तब हमें पता चलता है कि जी ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। और तब हमें ये कहा जाता है कि जी अब आपके पास टाइम नहीं है, आपका टाइम तो ऊपर जाने का है। तो फिर हमें बड़ा रेग्रेट फील होता है और हम कहते हैं कि जी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं है। अब ज़िंदगी गुजारने का मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको शुरू से टीका लग गया था और आपने ये समझा कि जो टीका आपको लगाया गया वो बिल्कुल ठीक लगा है, और वो टीका फिर आगे भी हम लोगों को लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। और इस चैनल के ऊपर उसी की हम बात करते हैं कि जो कुछ भी आपके दिमाग में है, जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है या फिर आपको सुनाया जाता है, वो सब कुछ पॉइजनड है, वो सब कुछ फ्रेम्ड है, कुछ प्लांटेड है, वो सब कुछ प्लान्ड है। ये तो अब सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मलाला यूसुफजई के बारे में किस तरह की जो है वो वीडियोस भी आ रही हैं, उनके माँ बाप को भी बड़ी गालियाँ दी जा रही हैं, उनको भी बड़ी गालियाँ दी जा रही हैं, और ये बड़ा ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल तक ये चीज़ हो रही है। स्पेशली पाकिस्तानी जो अवाम है वो इनमें सबसे आगे। और हमारा जो कौम की बेटी जिसको हम कहते हैं वो मलाला यूसुफजई तो हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर वो कौम की बेटी होती तो वो लंदन या अमेरिका में जाके ना रहती। कौम की बेटी हमेशा पाकिस्तान में रहती है, चाहे वो वीना मलिक हो, और इंडिया में जाके वो अपनी नंगी तस्वीरें जो है उनके साथ फ़ोटोशूट करवाए, ISI का टैटूज़ भी अपने साथ वो बनाए और इंतहाई वल्गर किस्म के वो लोगों को इंटरव्यूज़ दें। उसके बाद वो पाकिस्तान में वापस आएँ, वापस आके वो मौलाना तारिक जमील के साथ वो मुलाकात भी करें और वहाँ पे वो इस्लाम का दर्स लें, और इस्लाम का दर्स लेके फिर एक नामी ग्रामी चैनल के ऊपर, बड़े फेमस पाकिस्तान की चैनल के ऊपर वो उसको होस्ट करें, और होस्ट में वो आपको भी इस्लाम सिखाएं, आपको दीन सिखाएं और आपको बताएं कि जो कैरेक्टर जो होता है वो किसको कहते हैं, और हुब्बुल वतनी का भी सबूत दें। ये कौम की बेटी होती है क्योंकि वो सब कुछ करके वापस पाकिस्तान में आई है, लेकिन इस चीज़ से हमें कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या कुछ करके वापस पाकिस्तान में आई है। इसी तरह एक और कौम की बेटी भी है हमारी, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं कि वो किस तरह के गंदे एड्स बनाती हैं, किस तरह की गंदी वो ड्रेसिंग करती हैं। अब ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये हमारे जी फॉलो करते हैं हम इनको, और ये ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मलाला यूसुफजई ने जो कहा वो गलत कहा,
اور یہ اس کے اوپر اپنے کامنٹ پاس کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ان دونوں نے ایسا کیوں کیا، نہ مجھے یہ دکھ اس بات کا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ایسا کیوں کہا. مجھے ان تینوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے صرف ایک چیز سے کنسرن ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی ڈس اپوائنٹڈ کہ ایز اے نیشن ہم نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا لٹریچر ریویو سے، ہمارا کسی بات کو ویریفائی کرنے سے، ہمارا کسی بات کی تہہ تک پہنچنا جو ہے وہ انتہائی امپاسبل ہو چکا ہے. اور ہم بالکل بھی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہمیں کوئی کرتا ہے، چاہے وہ ہم نے کہیں پہ پڑھی ہے، ہم اس کو ویریفائی کریں. بہت ہی سمپل اور سادہ سا کر کے آپ کو بتا دوں، ایک خبر آتی ہے جس خبر کے اندر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ملالہ یوسفزئی نے یہ کہا ہے کہ شادی جو رشتہ ہے جو دو لوگ آپس میں نبھاتے ہیں، اس میں پیپر سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں پیپر ورک نہیں ہونا چاہیے، دستخط نہیں ہونے چاہیے. دو لوگ ویسے ہی میوچل کنسنٹ کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں ایز اے پارٹنر. وہ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے. اور یہ بات انہوں نے کہی ایک انٹرنیشنل برٹش میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے. اب اس میں انٹرویو میں اور بھی بہت کچھ کہا گیا، لیکن اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں وائرل کس طرح سے ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، کافی زیادہ میمز جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں. پاری گرل تھی، اس سے پہلے چلے جائیں تو 2-3 ٹرینڈز اور تھے. اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو میمرز ہوتے ہیں ان کو پوسٹ دی جاتی ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں باقاعدہ. یہاں تک کہ آپ کے اپنے جو سیلیبریٹیز ہیں جن کے بہت زیادہ ملینز میں فالوورز ہوتے ہیں، وہ بھی جب باہر جاتے ہیں، ان کی پکچرز کلک ہوتی ہیں تو وہ انسٹاگرام والے جو سوشل میڈیا اور بھی کئی جگہ پہ پیج ہیں، تو وہ ان کو یہ اپنی پکچرز فارورڈ کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ ان کو وائرل کریں. یہی عرصے سے ہوتا جا رہا ہے. تو یہ میم بنانے والوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کون سی چیز کو وائرل کرنا ہے اور کون سی چیز کو وائرل نہیں کرنا ہے. یہ تو اس میں ہرگز نہیں دیکھا جاتا کہ وہ چیز جو کنٹینٹ ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. ان کو بس پیسہ چاہیے ہوتا ہے، آپ ان کو پیسہ دیں اور کسی بھی شخص کو آپ ذلیل کر سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کو آپ آسمان پہ چڑھا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی ہمارے جو آج کا ٹاپک ہے. اس میں کیا ہوا کہ ایز اے نیشن ہمیں ایک بات بتائی گئی جو کہ آپ نے پڑھی اور ہم نے اس پہ ہم نے اس بہت زیادہ رسپونڈ بھی کیا، گالیاں بھی دی، نہ جانے کیا کچھ ہم نے کیا. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو یہ زحمت ہوئی ہوگی یا جس کو یہ توفیق ہوئی ہوگی کہ وہ اس میگزین پہ جا کے پورا انٹرویو اس کا جو ملالہ نے اس کو دیا تھا وہ پڑھتے. یہ بات صرف اپنی مرضی کی چیز کو کراپ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے اور اس کو ذلیل کروایا گیا. کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے. ہمارا معاشرہ شاید شیر یا جنگلی جانوروں سے اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں ہوتا جتنا خوفزدہ ہم کسی عورت سے ہوتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر وہ عورت کے پاس پاور ہو اور خدا نخواستہ اگر وہ عورت کسی مقام پہ پہنچے یا اس کے پاس کوئی اچیومنٹ ہو تو پھر تو ہم بالکل برداشت نہیں کرتے. پھر وہ چاہے ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے یا ہماری بیگم ہے یا پھر سوسائٹی میں کوئی اور عورت ہے. کیونکہ یہ جو مردانگی ہے وہ صرف ہم نے عورتوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب جب یہ انٹرویو ملالہ یوسفزئی نے دیا اس انٹرنیشنل میگزین کو، تو اس کے اندر اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کا شادی کے بارے میں یا یہ جو آپ کا ایک کلچر ہے اس کو لے کے آپ کا کیا اوپینین ہے. تو ملالہ نے یہ بات جو ان کو کہی، یہ بالکل اس نے کہی ہے، لیکن اس کانٹیکس میں نہیں کہی ہے جس طرح سے اس کو لیا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا اور پھر ان کی پوری فیملی کو ذلیل کیا گیا. ابھی تک جو ہے وہ یہ چیز ورک ان پروسیس ہے، ابھی تک یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. اب یہ بات انہوں نے ان کو ایک ایز اے سٹوری بتائی تھی کہ یہ بات میں اپنی امی کو ایک دفعہ کہہ رہی تھی. اب اس سے آگے جو چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی اور وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی گئی، اس کو سامنے آنے نہیں دیا گیا. وہ یہ تھی کہ ملالہ یوسفزئی، آپ اگر ان کے میگزین پہ جا کے ابھی بھی پڑھیں، اس پہ ان کا پورا انٹرویو ہے اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی امی سے ایک دفعہ کی تھی اور جب بھی میں اپنی امی سے یہ بات کہتی ہوں کہ شادی کا جو رشتہ ہے، جو بندھن ہے، اس میں دو لوگ آپس میں دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ویسے بھی تو آپس میں رہ سکتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی امی سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، جس پہ وہ آگے اسی انٹرویو میں بتا رہی ہیں کہ میری امی نے آگے سے یہ کہا کہ تم ہرگز آئندہ اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کرو گی، یہ تمہارے بہت غلط خیالات ہیں، ہمارے کلچر کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے اور ہمارے کلچر کے اندر خاص طور پہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے. تو تم یہ ذہن سے نکال دو کہ ایسا ہو سکتا ہے. شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ تمہیں ضرور کرنی ہے. اسی انٹرویو میں یہ کہتی ہیں کہ جب میری ماں نے مجھے یہ کہا تو یونیورسٹی میں جب تک میں پڑھتی تھی میرا یہی ذہن تھا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ احساس
एहसास हुआ कि शायद एक इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टाइम गुज़रता है, तो इंसान भी बदलता है, उसके ख़यालात भी बदलते हैं, वो एक जैसे नहीं रह सकते हैं। तो शायद इसलिए आपका एक पार्टनर का होना या शादी करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कोई केयर कर सके, आपका कोई ख़्याल रख सके। अब ये सारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में तो और बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन मैंने आपको वो बात बताई है जो ये पूरी बात है शादी को लेके, जो वो बयान करती हैं। कितने लोगों तक ये बात पहुंची, कितने लोगों को ये तौफीक हुई कि वो इस बात को वेरीफाई करते। हर उस बंदे ने गाली दी, हर उस बंदे ने रिएक्ट किया सिर्फ अपनी मर्जी की स्टेटमेंट पढ़ के कि वी ऑल हैव बीन पॉइजन्ड, वी ऑल हैव बीन फ्रेम्ड, कंडीशन्ड बाय द सोसाइटी। हमारा अपना हमारे बारे में कोई रोल नहीं होता है। हम दूसरों की, हमारी ज़िंदगी की जो डोर है वो दूसरों के हाथ में है, और हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है हमारी शादियों के फ़ैसले कौन ले रहा है, हमारे ख़ुद की ज़िंदगी के फ़ैसले कौन ले रहा है, मुझे कौन सी डिग्री लेनी है, मुझे क्या पढ़ना है, मेरे क्या टेस्ट होने चाहिए, मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे किससे शादी करनी है, मुझे कौन सी जॉब है, मेरे लिए कौन सा करियर है। ये सारी चीज़ें हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं। एक दफ़ा फिर से हमने ये साबित किया कि एज ए नेशन जो है वो हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी औकात क्या है। और जिन सेलिब्रिटीज़ ने इसके ऊपर बढ़ चढ़ के बोला, वो ख़ुद इंस्टाग्राम वाले पेजेस पे जो हैं वो उनको पे करते हैं कि हमारी चीज़ों को आप वायरल करें, हमारे जो एड्स होते हैं आप उनको वायरल करें, और वो पैसा बोल रहा होता है उसके सबके पीछे। जब इस सोसाइटी के अंदर, इस नेशन के अंदर, इस मुआशरे के अंदर किसी ने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है, तो उसके मुकाबले में 4 लोग जो है वो उसको नीचे दबाने के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। और हम बिल्कुल किसी की सक्सेस जो है किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जेलसी का फैक्टर इतना बढ़ गया है, अगर हमारे साथ वाले घर में एक मुर्गी देसी अंडा दे दे और हमें उस देसी अंडे की ज़रूरत भी हो और उसकी अफादियत का भी पता हो, तो वो अंडा हम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि साथ वाले घर का है। हमें इस चीज़ पे ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है कि हमारे घर में मुर्गी ने अंडा क्यों नहीं दिया, साथ वाले घर में क्यों अंडा दे दिया है, इसी वजह से हम वो अंडा नहीं खाते। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाएं कि पिछले दिनों पे जब एक डिज़ाइनर ने बहुत ही अच्छी एक कैंपेन चलाई थी डाउरी के नाम पे, जहेज़ के नाम पे, उसने डिस्करेज किया था ये जो कल्चर था जहेज़ का, और बहुत पैसा लगा के एक ऐड बनाया गया था। उसके अंदर दिखाया गया था, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि बेटी वाले जो होते हैं वो कितने दब के रहते हैं और कितना ज़्यादा बाप तकलीफ़ में आके, कितना प्रेशर में आके, कितना दबाव में आके वो अपनी बेटी के लिए कर्ज़ लेता है, और न जाने किधर किधर से वो सामान इकट्ठा करते हैं। और जो मर्द होता है, जो बेटे वाली साइड होती है, वो किस ढिठाई से और कितनी गंदे तरीके से वो डिमांड्स कर रहे होते हैं, और खुलेआम ये चीज़ें हो रही होती हैं। जब उन्होंने कैंपेन चलाई थी तो उसके 3 दिन बाद एक और ग्रुप खड़ा हुआ था जो कि इस चीज़ को डिफेंड कर रहा था कि जी जो लड़की वाले लड़कों वाले के साथ करते हैं वो भी बात ठीक नहीं। अपने छाती के ऊपर उन्होंने नंबर प्लेट्स लगा ली थी, वो लिख के लगा दिया था उन्होंने कि उन लड़की वालों के बारे में क्या ख्याल है जो ये बोलते हैं कि जी लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतने लाख कमाता हो, उसका अपना घर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें गलत हैं, बातें सारी ठीक हैं, लेकिन हुआ क्या था कि एक अच्छी कैंपेन को बजाय सपोर्ट करने के, बजाय इनकरेज करने के लिए हम एक पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर ले आते हैं। हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको डिस्करेज करने में कि ये जो बंदा कर रहा है, ये इसकी आवाज़ यहीं पर दब जाए। दुख सबसे ज़्यादा इस बात का होता है कि जब कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को इल्म नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है अगर चीज़ों का, वो बंदा जब इस तरह की हरकतें करता है तो उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा मुआशरा, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी, डिग्री होल्डर्स, बहुत अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की हो, फिर उनको अल्लाह ताला ने शऊर भी दिया हो, वो जब इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के ट्रेंड्स का हिस्सा बन जाते हैं, इस तरह के हैशटैग्स का हिस्सा बन जाते हैं, और धड़ाधड़ वो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वो कैंपेन्स का हिस्सा बनते हैं और वो सपोर्ट करने के लिए प्रोफाइल्स पे पोस्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो दुख तब होता है और डिसअपॉइंटमेंट तब होती है। आज की वीडियो में समझाने के लिए तो कुछ नहीं था, सिर्फ बताने के लिए था, और शायद ये मेरी वाहिद वीडियो ऐसी होगी जिसके अंदर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि उन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता जो लोग समझना ही नहीं चाहते। कोई और बीमारी हो उसका तो इलाज हो सकता है, लेकिन ज़हनी बीमारी का इलाज कभी कोई नहीं कर सका आज तक, और ख़ास तौर पे ऐसी ज़हनी बीमारी जो इंसानों को शुरू से लाहक हो। तो इसीलिए एंड पे यही कहूँगा, जो दिल में आए वो कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।